नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक जी, स्वागत अरसे से हम नहीं कर पा रहे हैं। वजह बहुत सारी है, जिक्र आज खबरों के बीच होगा। शुरुआत नेताओं के साडे हक की बात। कांग्रेस कट्ठी करनी है, कांग्रेस कट्ठी होगी तो सुन बन गई समझ लो। जिताना पंजाब नूं है, हर पंजाबी नूं है ते पंजाबीयत नूं है, आपसी भाईचारे नूं है। मुड़ के उन्होंने कहना साडा हक पंजाब दा हक। हक की बात तो कोई नेता ही कर सकता है इस देश में। सियासत कर सकती है, सत्ता कर सकती है, क्योंकि जिसका स्वागत हम दस्तक में नहीं करते हैं, दरअसल वह एक बेबसी की खबरों का लगातार आना है, जो अपने तरीके से अपने हक के लिए मोहताज है। आज जिक्र साडे हक का किस रूप में किया जाए? आज जिक्र तो है कि इन खबरों को देखकर आप कुछ ना कहें और कुछ भी ना कहें तो कहीं ज्यादा बेहतर हो चला है, क्योंकि इस दौर में जब कुछ भी कहीं नहीं पहुंचता और वहां का शख्स जिंदा होकर भी मान लिया जाता है कि वह मर चुका है, तो आप क्या कहेंगे? आज शुरुआत डेथ सर्टिफिकेट लिए शख्स की। ये श्री नारायणपुर गांव है, पुराने मालदा ब्लॉक के मंगलवारी ग्राम पंचायत का श्री नारायणपुर गांव। गांव में सड़क नहीं, पीने का साफ पानी भी नहीं, स्कूल भी नहीं, अस्पताल भी नहीं, बैंक भी नहीं, सिर्फ मिट्टी और घास फूस से बनी झोपड़ियां। और गांव में ना कोलकाता से ना दिल्ली से कोई योजना पहुंची। लेकिन गांव की बदनसीबी देखिए, जब न्यूनतम देने वाला कोई नहीं तो जिंदा रहने के लिए मिलने वाली पेंशन के बदले कईयों को जीते जी मौत मिल गई। जी, श्री नारायणपुर गांव का ये 75 बरस का कैलाश मंडल मर चुका है और हर महीने मिलने वाली 400 रुपए की पेंशन अब इसे इसलिए नहीं मिलती क्योंकि यह कैलाश का डेथ सर्टिफिकेट है, जिसे जारी इसलिए कर दिया गया क्योंकि कैलाश मंडल जिंदा रहने के लिए 5000 रुपए की घूस दे नहीं पाया, तो उसकी एवज में डेथ सर्टिफिकेट। আমি আগা করে ভাতা পাচ্ছিলাম, কোনো অসুবিধা ছিল না। তারপরে যখন আমার কাছে ওই টাকার ধরুন 5000 দিলাম আর 5000 দিলাম না, তখন থেকে আমার ভাতার গন্ডগোল করে দিয়েছে ওরা। বই সবারই জমা নিয়ে লাই, 1 মাস ধরে জমা থাকে। তারপরে কইছে ভাতার টাকা ঢুকবে, তো আমি বইয়ে ঢুকাবো, এই কহে ভাতার টাকা এই বইটা सब জমা নিয়ে লাই। तो कैलाश ने 5000 रुपए की घूस की पहली किस्त तो दी थी, लेकिन योजना केंद्र सरकार की ओल्ड एज पेंशन स्कीम है और बुजुर्गों को हर बरस अपनी जिंदा होने के सबूत पंचायत सचिव के सामने पेश करना पड़ता है और सचिव महोदय सर्टिफिकेट देते हैं, जिसे बीडीओ को सौंपना होता है। तो फिर सचिव महोदय से बड़ा भगवान हो कौन सकता है? और हमारे संवाददाता जब इस भगवान के पास पहुंचे, उसके दफ्तर में पहुंचे और उनसे कहने लगे कि यह कैलाश तो जिंदा है, फिर आपने इसे जीते जी कैसे मार दिया? আপনি টাকার জন্য একটা জীবিত লোককে মৃত বলে ঘোষণা করেছিলেন, তো এটা নিয়ে তো আপনার তো কোনো বক্তব্য থাকবে তো? এই লোকটাকে তো আপনি চেনেন। तो भगवान बने पंचायत सचिव कागजों को ही इधर से उधर करते रहे, बोले कुछ नहीं। लाख पूछा गया, कितनों को इस तरह कागज में मारा है, तो भी अधिकारी कुछ नहीं बोले, क्योंकि वह तो भगवान है। বলছি এই লোকটাকে আপনি চেনেন তো? ওই ঘরে প্রধান না, ওই সার্টিফিকেটটা তো আপনি দিয়েছেন ওনাকে মৃত বলে। लेकिन हमारे संवाददाता ने जब वहां से निकलकर जानना चाहा और पता लगाना शुरू किया कि घूस न देने की एवज में पंचायत अधिकारियों ने कितनों को मार दिया, तो उसमें संध्या चौधरी भी मिली, जो जिंदा है लेकिन मर चुकी है दस्तावेजों में। संध्या के 2 बच्चे मानसिक तौर पर कमजोर होने की वजह से अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। पैसा चाहिए, आने जाने का ही पैसा चाहिए, लेकिन पेंशन तो मिलती नहीं, क्योंकि पेंशन ने ही अभी तक जीवित रखा था। ऐसे में कागजों में विधवा संध्या चौधरी भी मर चुकी है। আগে পেয়েছিলাম, এখন পাই না। जब तक গোতন পাহাম ছিল তখন পাই না। অমল চৌধুরী ছিল তখন পেয়েছিলাম। আর কেন পাচ্ছে বলে তুমি মৃত্যু হয়ে গেছো, ওই জন্য পাইনি আমি। বারবার যাচ্ছি তো বলে নাই, তোমার নাম নাই, তুমি মরে গেছো, তোমার কোনো ই নাই। और 70 बरस की संध्या के सामने यही अंधेरा है, आगे जीवित कैसे रहे। लेकिन वहीं पर खड़ी 72 बरस की निरुबाला भी जीते जी मर चुकी है। इनका भी वही संकट, वो कैसे जिए, क्योंकि घूस की रकम तो दे नहीं सकती। तो निरुबाला भी कैसे जिए, और ये सवाल हर उस
बुजुर्ग के सामने जिसे घूस न देने पर जिंदा होने के बदले डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया गया। हमारे संवाददाता तो सिर्फ इन 3 लोगों को ही खोज पाए और इस सवाल को जब हमारे संवाददाता ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने उठाया तो जवाब यही मिला, एक्शन लेंगे। আগামীকাল থেকে আপনার যা রেজিস্ট্রার দপ্তরের আধিকারিক আছে তাদেরকে পাঠাবো, যদি তারপরে তারা ফলো আপ না করে তাহলে আইনি ব্যবস্থা। जी वाकई एक्शन लेगा कौन, क्योंकि बंगाल में तो मां माटी मानुष का नारा ही चलता है और उसका मतलब हर कोई जानता है, लेकिन ये किसे पता था जीते जी डेथ सर्टिफिकेट। मेरी जिंदगानी में कोई करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं रोज जाग तो जाता हूँ पर जिंदा क्यों नहीं होता। एक सरकारी बाबू ने ये साबित कर दिया कि एक कागज के टुकड़े पर मुहर लगाकर वो एक जिंदा आदमी को मृतक साबित कर सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि वो गरीब आदमी जो अंतिम दम तक उस दफ्तर तक जाएगा ये साबित करने के लिए कि उसकी सांसें चल रही हैं और वो अब भी जिंदा है, भले ही पेंशन मिले या ना मिले। मालदा में भास्कर रॉय और कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। बहुत तेरे सवाल आपके जहन में, लेकिन हमने लिख दिया है कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्योंकि जब बहुतेरे सवाल होते हैं तो सत्ता के खिलाफ सत्ता एक दूसरी पाने के लिए राजनीतिक दल ही खड़े होते हैं और शायद मौजूदा वक्त में महागठबंधन की धारा उस दिशा में बह पड़ी है क्या? ये तीनों तस्वीरें मोदी की चुनावी रैलियों की है जब प्रधानमंत्री नहीं थे। 2014 में मोदी की हवा थी तो रैलियों से ही बीजेपी को जीत दिखाई देने लगी थी। बिहार के लोगों ने जो सपने संजोए हैं आपको पूरे करके दूंगा, ये मैं आपको वादा करता। लेकिन 2015 में बिहार चुनाव के वक्त भी मोदी की रैली में सबसे ज्यादा लोग जुटे, लेकिन महागठबंधन के समीकरण ने मोदी रैली की सफलता को चुनावी सफलता में बदलने से ही रोक दिया। और अब नया सवाल 2017 का है। भारत सरकार से पूरी मदद मिलने के बावजूद भी ये उत्तर प्रदेश की सरकार को किसानों के धान की खरीदी की फुर्सत नहीं है। लखनऊ में भी मोदी की रैली में लोग तो जमा हुए, लेकिन अगर यूपी में भी बिहार की तर्ज पर महागठबंधन हो गया तो क्या मोदी रैली की हवा वोट देते वक्त निकल जाएगी? और क्या 2014 के सबसे बड़े चुनावी नायक प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों ने ही पहली बार सभी राजनीतिक दलों को चुनावी ककहरा पढ़ा दिया कि महागठबंधन कर मोदी मंत्र फेल किया जा सकता है? और ये हालात पहली बार बीजेपी ही नहीं संघ परिवार के लिए भी खतरे की घंटी तो नहीं है? क्योंकि चुनावी बिसात को अगर परखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर ने बिहार के सारे समीकरण बदल दिए और बीजेपी को 30% वोट मिले और 40 में से 22 सीटें बीजेपी ने जीत ली। लेकिन अगले ही बरस यानी 2015 में नीतीश, लालू और राहुल साथ हो गए तो महागठबंधन हुआ तो 41% वोट के साथ 243 में से 178 सीट जीतकर नीतीश ने सरकार बना ली। बीजेपी फेल हो गई। और यही हवा क्या यूपी में भी बहेगी? क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में तो सबसे बड़ा कमाल मोदी हवा ने यूपी में ही किया था, जहां 43% वोट के साथ 80 में से 71 सीट बीजेपी ने जीत ली थी। और याद कीजिए, तब मोदी ने अमित शाह को मैन ऑफ द मैच कहा था। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। लेकिन यही अमित शाह 2015 यानी अगले ही बरस बिहार चुनाव में हारे तो उसके बाद कुछ नहीं बोले। मैं 8 तारीख को बोलूंगा। तो अमित शाह बिहार के हाल को समझ नहीं पाए और 8 तारीख कभी आई नहीं। तो क्या यूपी में भी अब महागठबंधन बीजेपी को डरा रहा है? क्योंकि आज ही गुलाम नबी आजाद ने संकेत साफ दे दिए, गठबंधन तो होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सपा कांग्रेस अलायंस अगली सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगी। यानी अखिलेश, राहुल गांधी और अजीत सिंह एक साथ होंगे तो बिहार की तर्ज पर महागठबंधन का मतलब 2012 की इन तीनों पार्टियों के 43% वोट को भी देख लीजिए, जिसके जरिए 261 सीटों पर इन्होंने कब्जा किया था। और बिहार की तर्ज पर अगर यूपी भी चल निकलेगा तो क्या बीजेपी
अब वही गलती कर रही है जो उसने बिहार में की थी, यानी सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर हर छोटे दल को साथ लेना। तो क्या 2014 की विराट सफलता के बाद बीजेपी या संघ परिवार के सामने नई चुनौती राज्यों में मोदी विरोध को लेकर बनते महागठबंधन हो चले हैं? क्या जिस तरह केंद्र राज्य टकराव बढ़ रहा है उसने तमाम क्षेत्रीय दलों को संकेत दे दिए हैं कि अपनी सत्ता बचानी है तो बीजेपी विरोध वाले तमाम राजनीतिक दल एकजुट हो जाएं? यह सवाल इसलिए क्योंकि चाहे अनचाहे यूपी में मुस्लिम वोट ना बटे, इसके लिए अखिलेश को सत्ता के लिए कांग्रेस की जरूरत कहीं ज्यादा है। और कांग्रेस पहली बार हर उस क्षेत्रीय पार्टी के पीछे खड़े होने को तैयार है जो बीजेपी को सत्ता में आने से रोक दे, चाहे इसके लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में गुस्सा ही क्यों ना हो। जो भी पार्टी समाजवादी के साथ गठबंधन किया वह हमेशा ही खत्म हुआ। आप कुछ कहना चाहेंगे लेकिन ना कहिए, क्योंकि जिस देश में सब कुछ सियासत और राजनीति तले ही देखा जाता हो वहां क्या कहेंगे। इससे पहले हम आए कि दरअसल खतरे की घंटी किसके लिए बज रही है, उससे पहले जरा आम लोग, देश के लोग, देश के नागरिक, देश के कंज्यूमर, उपभोक्ता संकट क्या है जो देश के भीतर बाहर है, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच से वहां क्यों लग रहा है कि भारत के भीतर पतझड़ है। आइए इसे भी समझ लीजिए। अर्थव्यवस्था का मसला है। तो डामाडोल इकोनॉमी के बीच पहली बार राजनीतिक फैसले लेने वाले रिजर्व बैंक की कल घेराबंदी कांग्रेस देश भर में करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कल पूरे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25 कार्यालयों का दिल्ली से लेकर दूर उत्तर पूर्व तक घेराव करेगी। तो यह भी पहली बार होगा कि रिजर्व बैंक की घेराबंदी राजनीतिक तौर पर हो जाए। लेकिन पहली बार इकोनॉमी को लेकर कई सवाल वाकई उभर रहे हैं, क्योंकि देश में इकोनॉमी को लेकर सत्ता चाहे कहे कि बहार है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक भारत को लेकर मायूसी छाई हुई है। मसलन आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7.6 से घटाकर 6.6% कर दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों की कतार में 79 देशों में भारत का नंबर 60वां कर दिया है। ग्लोबल इंडेक्स ऑफ टैलेंट के मामले में भारत का नंबर खिसक कर 92 पर पहुंच गया है। तो क्या भारत के लिए नए हालात राष्ट्रीय तौर पर चाहे वित्त मंत्री चहक कर खुशनुमा बता रहे हों, ये गलत है? That while the world is moving slowly today and you hear voices of protectionism in developed world, the debate over protectionism is hardly heard in India. तो वित्त मंत्री जो कहें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर वाकई भारत की इकोनॉमी डगमगाती हुई लग रही है और नोटबंदी के बाद सिर्फ आईएमएफ या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक्सक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 ही नहीं कहती कि भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। सवाल यह भी है कि इस इंडेक्स में चीन 15वें नंबर पर है, नेपाल 27वें नंबर पर है और पाकिस्तान जैसा देश भी 92वें नंबर पर है और भारत का नंबर 60वां। तो क्या इकोनॉमी के सच को सरकार कहने से बच रही है? क्योंकि जीडीपी की तुलना में देश का कर्ज औसत तेजी से बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था में मजदूरों की भागीदारी कम हो रही है और ग्लोबल इंडेक्स ऑफ टैलेंट में भारत ब्रिक्स देशों में सबसे पीछे है और तो और श्रीलंका और इंडोनेशिया तक भारत से आगे हैं। यानी देश का टैलेंट देश में रह सके, इसकी कोई व्यवस्था सरकार कर नहीं पा रही और देश में जो युवा कंपनियां लगाएं, उन्हें ऐसी कोई सरकारी मदद मिल नहीं पा रही कि वो यहां टिके। क्योंकि स्टार्टअप का सच भी अच्छा नहीं। 2015 में 2014 के मुकाबले स्टार्टअप की संख्या 87% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन 2015 की तुलना में 2016 में नए स्टार्टअप की तादाद में 67% की गिरावट आ गई। और नोटबंदी को लेकर एसोचैम की रिपोर्ट कहती है कि कालाधन बनाने पर कोई रोक इससे लग नहीं रही, सोना, रियल एस्टेट पर कोई असर पड़ा नहीं। तो क्या ये हालात बेकाबू ना हो, इसीलिए अब हर किसी को इंतजार बजट का है। और बजट 1 तारीख को आएगा, तो फिर खतरे की घंटी किसके लिए बज रही है? आइए यह भी समझ लीजिए। सियासत का दौर है, राजनीति का मिजाज है, चुनाव सामने है। हम 403 पर लड़ते,
हमारी सीटें ज्यादा आती। हमें गठबंधन नहीं होना चाहिए। अकेले लड़ते चुनाव तो भविष्य उससे पार्लियामेंट में बहुत फायदा मिलता है। सांप्रदायिक ताकतों के लिए गठबंधन जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि हमको भीख मिल जाए। जो भी पार्टी समाजवादी के साथ गठबंधन किया वह हमेशा ही खत्म हुआ है। तो अपने ही कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद कांग्रेस अगर महागठबंधन की राह निकल पड़ी है तो मतलब साफ है, महागठबंधन के जरिए 2019 के लोकसभा की बिसात कांग्रेस सलीके से बिछा रही है और क्षेत्रीय दल नायक खलनायक बनाने या तलाशने निकल पड़े हैं। और ये बिहार के बाद यूपी और उसके बाद दूसरे राज्यों में भी ये हवा बही तो संघ परिवार क्या कोई नया मंत्र बीजेपी को देगी? ये सवाल कहीं तेज हो चला है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग का रास्ता यूं भी संघ के अनुकूल नहीं और आर्थिक विकास की मोदी थ्योरी पर सवाल किसान संघ से लेकर भारतीय मजदूर संघ लगातार उठाता रहा है। लेकिन मोदी सफल हैं और उनके नायकत्व को कोई चुनौती दे नहीं सकता तो हर किसी को 2014 के लोकसभा की सफलता ही याद है। याद कीजिए 2014 के आम चुनाव में बीजेपी को 31% वोट मिले थे, जो कांग्रेस से करीब 12% ज्यादा थे। लेकिन जब कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियां राज्यों में एक हो रही है तो समझना यह भी होगा चुनावी लोकतंत्र का मिजाज भी पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर बदल रहा है, क्योंकि इस तरह कभी किसी पीएम के खिलाफ तमाम नेताओं की जुबान एक नहीं हुई, संसद से लेकर सड़क तक, जो एक बार एक साथ नजर आए। मैं समझता हूँ जिन्होंने परेशानी और तकलीफ दी है उन्हें शायद ये अंदाजा ही नहीं था कि कितनी तकलीफ और परेशानी लोगों को होगी। चला रहे हैं तो गांधी नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी बहुत गंदा काम हुआ है। लोकसभा चुनावी वायदे अब केंद्र की सरकार के एजेंडे से अधिकांश गायब भी हो गए। नरेंद्र मोदी जी को पता लग रहा है मेक इन इंडिया के पीछे, स्किल इंडिया के पीछे नहीं छुप पाएंगे। काला धन तो काला ही रह गया है मोदी जी का। तो विरोध की एकजुटता अगर वोटरों के गठजोड़ से चुनाव में जीत हार तय करती है तो अब समझना यह भी होगा 2014 में बीजेपी को 17 करोड़ 16 लाख वोट मिले थे और अगर मोदी विरोध के स्वर को ही एक कर दिया जाए तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, बीएसपी, टीएमसी और आरएलडी को मिला दें तो इनके वोट 17 करोड़ पार कर जाते हैं। तो क्या इंतजार किया जाए? सवाल इंतजार करने या नहीं करने का नहीं है, मुश्किल यह है कि हर चीज अगर राजनीतिक तौर पर देखी देश में जाती है तो एक स्थिति दिखाने के लिए हम आपको कश्मीर लिए चलते हैं। लेकिन 16 बरस की जायरा ने फेसबुक पर अपने खौफजदा एहसास को रखा तो लगा वाकई जमीन पर जन्नत कश्मीर कहीं विचारों के तौर पर भी तो देश के हिस्सों से नहीं कट गया। यह एहसास महज 16 बरस की जायरा के लिए कितना खौफनाक हो सकता है, जब आतंक की लकीर और सत्ता की बेबसी के बीच जायरा वसीम को खड़ा होना पड़े। बैंक में माटी चेयर और जायरा श्रीनगर के स्कूल सेंट पॉल सोनवर में पढ़ते हुए अव्वल है। इस बरस भी 92% नंबर आए और किस्मत ने फिल्मों में पहुंचा दिया तो क्या जमी का जन्नत अब वाकई खुली हवा में सांस लेने या आजादी के भी खिलाफ है, या फिर जन्नत की वादियों में फूल बनकर बरसती बर्फ भी अंगार बन चुकी है।